चलो देखो ये वाला क्वेश्चन, ये मैं आप लोगों को होमवर्क में दिया था पिछली क्लास में। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। ए बी और सी जो है पार्टनर एक फर्म में, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:1 है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब 3 जो है वो ए का है, बी का जो 2 है, और सी का जो है वो 1 है। क्लियर है? हिंदी में इसको क्रमशः बोलते हैं। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, उन्होंने ये डिसाइड किया कि फर्म को अब क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2023 वॉज एज फॉलोज, उनकी 31 मार्च को बैलेंस शीट दी हुई है। देखते हैं आउटपुट एस जीएसटी। तो सबसे बड़ी समस्या ये कि बच्चा जीएसटी का नाम जैसा देखता है उसका बीपी हाई हो जाता है। जीएसटी कुछ नहीं है, एक प्रकार की लाइबिलिटी, बस ये याद रखना। और उसका जब फर्म बंद हो रही है तो पेमेंट करना पड़ेगा। आ रही मेरी बात समझ में? जीएसटी जो है कुछ नहीं, एक लाइबिलिटी है, और जब फर्म बंद हो रही है तो उसका क्या करना पड़ेगा? बैलेंस शीट पेमेंट करना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स एज लोन। अब ये जो ए का लोन लिखा है वो पार्टनर का लोन है कि उसकी पत्नी का लोन है? पार्टनर का खुद का लोन है। रिजर्व फंड, कैपिटल अकाउंट दिया है ए का, बी का, सी का। कैश एट बैंक दिया 2800 रुपए। तो बताओ कैश अकाउंट बनेगा कि बैंक अकाउंट बनेगा? बैंक अकाउंट। डेटर्स दिया है 55,000 रुपए, प्रोविजन दिया है 5,000 रुपए, स्टॉक 45,000, इन्वेस्टमेंट 9,000, मशीनरी है 55,000। मशीनरी सोल्ड फॉर 40,000। मशीनरी थी कितने की अपने पास? 55 की, लेकिन बेच रहे तो कितना पैसा मिल रहा है? 40। रिसीव्ड रुपीज 30,000 एंड 40,000 फ्रॉम स्टॉक एंड डेटर्स। स्टॉक को बेचे तो कितना पैसा आया? 30, और डेटर से वसूली किए तो कितना पैसा आया? 40। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस व ₹2,000, रियलाइजेशन के खर्चे हो गए कितने? 2,000 के। बी टुक इन्वेस्टमेंट फॉर ₹7,500। जो इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट उसको बी ले जाऊंगा बोल रहा है, कितने रुपए में? 7,500 में, 7,500। ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स वर पेड 38,500। जो क्रेडिटर्स थे उसको कितना रुपए पे करना पड़ा? 38,500 रुपए एज फुल एंड फाइनल पेमेंट। फुल और फाइनल पेमेंट में उसको निपटा रहे हैं। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है और आपको क्या बनाना पड़ेगा? रियलाइजेशन अकाउंट। देखो अगर किसी क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री करने बोल दिया गया है तो जब तक आप रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट नहीं बनाओगे ना, तब तक आप जर्नल एंट्री नहीं कर पाओगे। कारण क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा रियलाइजेशन प्रॉफिट है लॉस कितना हुआ है। और कैपिटल अकाउंट नहीं बनाओगे तो आखिरी में पार्टनर को कितना देना लेना है वो कैसे पता चलेगा? तो क्वेश्चन में अगर जर्नल एंट्री बोल दिया है तो वर्किंग नोट में रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, कंपलसरी है। चलो देखो, तो सबसे पहले हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले तो मेरा काम रहता है कि मैं ना लाइन खींच के फॉर्मेट बना देता हूं, क्योंकि इससे मेरे को बहुत ऐसा लगता है सहूलियत हो जाती है। तो कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे कोई बता सकता है? 4 अकाउंट। एक रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा पार्टनर का लोन अकाउंट, और चौथा बैंक अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे छोटा बैंक पार्टनर का लोन अकाउंट तो छोटा सा ही बनता है एकदम, 2 लाइन की एंट्री रहती है उसमें। उसके बाद एक बनेगा बैंक अकाउंट। तो 4 अकाउंट के मैंने फॉर्मेट खींच दिए। पहला है
ए बी और सी, ए बी और सी, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट, उसके बाद है आपका बैंक अकाउंट, ठीक है। ये 4 अकाउंट है। अब अपन सबसे पहले अकाउंट का फॉर्मेट खींच लिए। अब बैलेंस शीट जो दिख रही है उसको खाली करें। सबसे पहले कैश एट बैंक, ये कहां जाएगा आपका, बैंक अकाउंट के यहां पर जाएगा टू बैलेंस बीडी। उसके बाद डेटर्स कहां जाएगा, 55,000 और 5,000 रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहां लिखेंगे टू डेटर्स 55,000 रुपए और बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसको ऐसा नहीं दिखाना है तो आप लोग इसको ऐसा भी दिखा सकते हो, प्रोविजन मत लिखना, सीधा यहां पर कितना लिख देना 50,000, ऐसा भी लिख कर दिखा सकते हो, लेकिन ज्यादा बेटर है कि मैंने जो पहले लिखा था वैसा, ठीक है, ये सही अप्रोच है। उसके बाद स्टॉक ले ले यहां पे 45,000, उसके बाद इन्वेस्टमेंट लेंगे 9,000, मशीनरी लेंगे 55,000, ठीक है। उसके बाद इधर का हम आउटपुट जीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी कितना 1800, क्रेडिटर है 38,200 रुपए। ए का लोन कहां जाएगा, ए के लोन अकाउंट में आप एक हमेशा याद रखना कि लोन अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है तो उधर उतरेगा, बाय बैलेंस बीडी। कितने का था, 20,000 का था ए का लोन। पार्टनर्स लोन का पार्टनर मत लिखना ना, यहाँ पे एज लोन लिखना, जो नाम है वो। लोन अकाउंट हो गया। रिजर्व फंड का पता है क्या करते हैं, पार्टनर लोगों को बांटते हैं, पार्टनर लोगों को उनके पीएसआर में बांटेंगे, इनका पीएसआर ये है। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा, तो पहले बैलेंस लिख देते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना है, 50, 30 और 20। अब रिजर्व बांट दो, बाय रिजर्व 3:2:1 में। कितने का था अमाउंट रिजर्व का, 1800, तो 1800 डिवाइड बाय 6 करोगे तो कितना आएगा 300, तो ये आएगा 900, 600 और 300, ये रिजर्व बढ़ गया। अब बैलेंस शीट में ऐसी कोई अमाउंट दिख रही है क्या जो लेनी रह गई, पूरा तो उठा लिए ना, ये भी ले लिए, 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 ये सब 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 हो गया हमारा, मतलब बैलेंस शीट अब हो गई हमारी खाली। अब हम एडजस्टमेंट में आते हैं। बोलता है मशीनरी को बेचे तो कितना रुपया आया, 40, ठीक है, मतलब मशीनरी के बारे में बता दिया। उसके बाद किसके बारे में बोलता है, डेटर और स्टॉक से इतना इतना वसूला, मतलब 3 एसेट का क्लियर हो गया। फिर बोलता है कि जो पार्टनर है वो इन्वेस्टमेंट को कितने में लेगा, मतलब चारों एसेट को निपटा दिया। और लाइबिलिटी में क्रेडिटर को इतने रुपए में पेमेंट किया बोल रहे हैं, लेकिन पूरे क्वेश्चन को पढ़ लो, जीएसटी के बारे में कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा है, मतलब क्या पेमेंट नहीं करोगे, बिजनेस बंद हो रहा है और हमारे ऊपर लाइबिलिटी 1800 की तो देना पड़ेगा। और रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना हो रहा है, 2000 का रियलाइजेशन एक्सपेंस हो रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक प्रकार का नॉन कैश एक्सपेंस है, मेरी बात सुनना ध्यान से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है ये क्या है, नॉन कैश, ये कोई हमको किसी को देना नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब एक प्रकार का हमको लग रहा था कि हमारा पैसा डूब जाएगा, तो हमने अपने मन से एक लाइबिलिटी बना दी, प्रोविजन बना दी 5,000 रुपए की। तो क्या प्रोविजन का आपका किसी को पेमेंट करना पड़ेगा आपको, नहीं। ये एक ऐसी लाइबिलिटी है, इसका पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमने लाइबिलिटी क्रिएट की अपने मन से, तो इसका पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। चलो उसके बाद मशीनरी, अब यहां पे कैश जो आ रहा है उसकी एंट्री कर लेते, बाय कैश, बाय कैश नहीं बाय बैंक। मशीनरी से कितना रुपया आया, 40,000। उसके बाद स्टॉक से कितना आया, उसके बाद डेटर से कितना आ रहा है, 4,000 कैसे आएगा, 40,000 है, ठीक है।
और कहीं से पैसा आया क्या? नहीं आया। तो 40 40 80 और 30 110। ठीक, अब यहाँ पे टू बैंक, किसका किसका पेमेंट करोगे? पहले तो क्रेडिटर्स, कितना पेमेंट किए वो क्रेडिटर को? 38,500। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने का हुआ है? ठीक है, इसको यहां पर भी दिखा सकते हो, इसको अलग से भी दिखा सकते हो, आपकी मर्जी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट का तो वो टेक ओवर करके ले गया है। और आउटपुट जीएसटी, एसजीएसटी 1800। तो 38,500 प्लस 2,000 40,500 प्लस 1,800 कितना होगा? 42,300। अब एक पार्टनर जो है वो इन्वेस्टमेंट, कौन ले जा रहा है इन्वेस्टमेंट? बी। यहां लिखोगे 20, कितने रुपए में ले गया? 7,500, बस खत्म। अब आपको कुछ नहीं करना है, दोनों साइड के अकाउंट को टोटल मारना है और कितना प्रॉफिट आ रहा है कितना लॉस आ रहा है वो बताना है। इसका डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 206,300, ये डेबिट साइड का टोटल है। और क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 204,500। मतलब ज्यादा किधर का टोटल है? डेबिट का कि क्रेडिट का? डेबिट का टोटल ज्यादा है ना, तो 206,300, 206,300 दोनों जगह लिख देंगे और इधर जिधर कम है उधर डाल देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी। कितने का डिफरेंस है? प्लस प्लस सही लगाया हो कि नहीं आप लोग? मेरे को मालूम नहीं है, मैं आप लोगों के भरोसे हूं। इसका टोटल कितना आ रहा है? 162500 आ रहा है। ठीक है, तो अब इन दोनों का डिफरेंस लगाओ, इसका और इसका कितना आ रहा है बोलो? फोर थ्री एट डबल जीरो। अब इसको 3:2:1 के रेशो में बांटना है। कितना आ रहा है बोलो? पहले वाले का 21,900, दूसरे वाले का 14,600 और इसका 7,300। ठीक, चलो तो हमारा क्या बन गया? रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। अब रियलाइजेशन अकाउंट से कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें जाएंगी? एक तो ये पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट जो ले गया बी को दे देंगे, और दूसरा जो लॉस हुआ है उसको लेके जाएंगे। चलो, तो सबसे पहले लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। कौन लेके गया है? बी। तो बी को 7,500। ठीक है, उसके बाद इनका लॉस, कितने कितने का था? 21,900, 14,600 और 7,300। ये हो गया। और कुछ आएगा इसमें? रिजर्व रिजर्व सब ले लिए हैं, कुछ नहीं बचा है लेने लायक। ठीक, इसमें भी टोटल मारो दोनों साइड का। इसका आ रहा है टोटल 20,300, सी का 20,300 माइनस 7,300, तो टू बैंक इसका आएगा कितना? 20 में से 3 के 13,000 आ रहा है। 30,000 प्लस 600, ये आएगा 30,600
30,600 माइनस 14,600 माइनस 7,500 कितना आता है ये? 8,000। नहीं नहीं नहीं, गलत आ रहा है क्या? देखो 30,600 माइनस 14,600 करोगे तो कितना होगा? 16,000। 16,000 में से 7,500 माइनस करो, 8,500 आएगा। उसके बाद इधर का है 50,900, 21,900, तो कितना आ रहा है? 29,000। तो ये तीनों पार्टनर को इतना इतना देना निकल रहा है। तो इसकी एंट्री अब कहां करेंगे? पहले लोन अकाउंट को भी निपटा देते हैं, लिख दो टू बैंक, टू बैंक कर दो, पूरा पूरा निपटाना पड़ेगा इसको 20,000 रुपए देके। आ जाएगा 20,000, ये आ जाएगा 20,000। अब बैंक अकाउंट में देखो कहां कहां से पैसा आया है। बैंक अकाउंट अपने आप में कोई अकाउंट नहीं है, बस पैसा आया गया कि एंट्री करना और आखिरी में टैली हो जाता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाओ। रियलाइजेशन अकाउंट में देखोगे कहां कहां से पैसा आया। 1,10,000 आया एसेट्स को बेचने से, तो यहां लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक लाख 10,000। कुछ डाउट है? हाँ, बुक नहीं लिया है तो भाई आउटपुट जीएसटी की लायबिलिटी है, तो क्यों नहीं लेगा? कारण बताओ ना। नहीं लिया है बुक वाला, ठीक है मैं मान गया, बुक के सॉल्यूशन में बोल रहे हो आपने नहीं लिया है, तो कारण क्या है, क्यों नहीं? नहीं लेने का भी रीजन बताओ ना भाई। ये आपकी एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी आउटपुट जीएसटी के नाम से, तो इतना पे करना पड़ेगा बिजनेस को। हाँ, इनपुट रहता तो आपका जमा है, ठीक है, इनपुट आपका रहता तो उतना पैसा जमा है, आउटपुट मतलब उतना पैसा आपको देना निकल रहा है, तो उसका तो पेमेंट करना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट छोड़ेगी थोड़ी। और ये जो है ना आउटपुट जीएसटी एक एकदम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी के जैसी। मतलब इसको ऐसे 2-2, 3-3 साल तक लटका के नहीं रख सकते, तुरंत पे करना पड़ता है, ठीक है। चलो उसके बाद आगे क्या बोलते हैं, ये पैसे की हम एंट्री कर लिए इधर, फिर और कहीं से पैसा आया नहीं है। पैसा गया कितना हमारा? 42,300 रुपए। लाइबिलिटी एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस 42,300 था ना। अब कौन कौन से पार्टनर को कितना कितना दिए हैं हम? ये दिए हैं पार्टनर लोगों को, तो ए को कितना दे रहे हैं? ए को कितना दे रहे हैं? 29,000। और इसको कितना दे रहे हैं? 8,500। 29,000 होगा ना भाई। कहां से 29,900? 50,900 माइनस 21,900, तो 29,000 बस बचेगा ना। इसको 8,500 दे रहे हैं, और इसको कितना दे रहे हैं अपन? 13,000। और कहीं पैसा गया है हमारा? टोटल मारो, इधर आएगा 1,38,000। और इधर कितना आएगा? कहीं से और कुछ पैसा, हाँ इसका पेमेंट भी अपन करना है ना, बाय एज लोन 20,000। और कहीं कुछ पैसा आना जाना हुआ है? नहीं हुआ है। टोटल बताओ। अरे मैं गलत टोटल लगाया हूं, ये 28,000 देख लिया था, ये होगा आपका 11,2800। 11,2800 में जल्दी जल्दी के चक्कर में 28,000 मान लिया था उसको।
तो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। और अगर किसी बुक में लिखा है कि आउटपुट सीजीएसटी का या आउटपुट एसजीएसटी का पेमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो भाई बिजनेस बंद हो रहा है तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, वो लायबिलिटी को छोड़ कैसे कर सकते हो? अगर उसको छोड़ दोगे तो बैलेंस शीट आपकी बंद ही नहीं हो रही है, मतलब एक बैलेंस बचा हुआ है उसमें। इसका पीडीएफ भेज दूंगा मैं, अभी फोटो वोटो मत लो आप लोग। और मैं ये बोल रहा था कि मैं आप लोगों को जितनी भी रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं ना अभी, वो सारी रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को अपने ऐप पर ही देखने को मिलेगी। तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लो जिसने नहीं किया है। ठीक है, बैच कोड मैं आप लोगों से ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जो कि ऑलरेडी किया हुआ है, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। मैं यूट्यूब पर क्लास नहीं डालूंगा अब से। ठीक है, तो जो डल गई है वो तो डले रहेगी, उसको हटाऊंगा नहीं, लेकिन जो नहीं डल रही है या फिर आने वाली ऑनवर्ड्स की जो जितनी भी क्लासेस है वो आप लोग देखोगे, वो ऐप पर ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जिसने नहीं किया है डाउनलोड, वो डाउनलोड कर लेना और बैच कोड वगैरह आपको मिल जाएगा। चलो, तो इसकी अब जर्नल एंट्री एक समस्या है। जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? जर्नल एंट्री कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट को देखो और अपोजिट जर्नल एंट्री लेते जाना है। देखो, यहां पर पूरे एसेट्स हमने ट्रांसफर किए थे, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर स्टॉक इन्वेस्टमेंट मशीन। लायबिलिटी ट्रांसफर किए हैं, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये सब लायबिलिटी। अब एसेट बेच के पैसा आया तो बाय बैंक टू रियलाइजेशन। ठीक है, लायबिलिटी को पेमेंट करने से पैसा गया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। ये यहां पर इसमें रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा, सॉरी, यहां पर ये सब चीजों का पेमेंट कर दिए हम। उसके बाद ये जो पार्टनर ने एक एसेट टेक ओवर की, उसकी एंट्री करेंगे। क्या एंट्री मारोगे? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये एंट्री होगी। और उसके बाद जो लॉस हो गया उसको कैसे बांटोगे? ए का कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये एंट्री होगी। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट खत्म हो गया। जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, किसकी किसकी एंट्री की है? ये चारों की कंबाइंड एंट्री हुई है। ये तीनों की कंबाइंड एंट्री हुई है एसेट और लायबिलिटी को ट्रांसफर करने की। उसके बाद पैसा आने की, सॉरी, पैसा जाने की एंट्री की है हम, पैसे के आने की एंट्री की है, एक पार्टनर ने एसेट टेक ओवर किया उसकी एंट्री की है, और एक रियलाइजेशन के लॉस को बांटने की एंट्री की। तो कितनी एंट्री हुई? 1 2 3 4 5 6। एक मैं सीक्वेंस भी लिख दे रहा हूं। छह एंट्री होगी अगर सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट को देखते हो तो। अब आप आ जाओ पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, इसकी क्या क्या एंट्री होगी? तो मैं पहले से आप लोगों को बता चुका हूं, तो ओपनिंग बैलेंस की एंट्री नहीं करते। एंट्री किसकी होगी? रिजर्व को बांटने की। तो ये एंट्री होगी आपकी कौन से नंबर की? 7वें नंबर की। अब ये रियलाइजेशन अकाउंट, ये जो हमने लिखा है क्या है पहले बताओ? ये पार्टनर जो है ये एसेट टेक ओवर किया था उसे, तो आपने ये एंट्री कर दी है ना, तो ऑलरेडी यही वाली एंट्री है भाई। वो आपको दो दो एंट्री नहीं करनी है, 5वें नंबर की ही एंट्री है ये। आ गई मेरी बात समझ में? एसेट टेक ओवर कर लिया पार्टनर। अगर आप इसको देख के जर्नल एंट्री पास करते तो क्या एंट्री करोगे? इसको देख के अगर जर्नल एंट्री पास करोगे तो क्या एंट्री करोगे? बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। चलो उसको मत देखो, अब इसको देखकर एंट्री पास करो तो क्या लिखोगे? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। चाहे वो अकाउंट देख के करो चाहे इस अकाउंट को देख के करो, एंट्री वही बननी है, तो 2 बार मत कर देना। उसके बाद ये क्या है? ये क्या है? लॉस बांटे। तो आपने इसको देख के ऑलरेडी एंट्री कर दी हो ना, तो इसको देख के एंट्री नहीं करना है दोबारा दोबारा। तो ये कौन से नंबर की एंट्री थी? 6वें नंबर की ही एंट्री है ये, उसकी सेकंड पोस्टिंग ली हम। उसके बाद बैंक, इसकी कहीं एंट्री नहीं दिखी है, तो ये आप करोगे कौन से नंबर पे? 7वें के बाद 8वें नंबर पर। क्लियर है? 8 एंट्री कर दिए, और एक लास्ट एंट्री होगी पार्टनर को लोन का पेमेंट करने की, ये आ जाएगी 9 नंबर की। बस 9 एंट्रियां होंगी। स्टार्ट करें? सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग में जर्नल एंट्रीज।
पहली एंट्री। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर स्टॉक इन्वेस्टमेंट मशीन। ठीक, कितने कितने का डेटर था? 55,000 का। स्टॉक था 45, 9 और 55, 45, 55, 9, 45, 55 ना, 55,000। स्टॉक 45 का था, इन्वेस्टमेंट 9,000 का था। और ये कितने का था? तो 55, 55, 110, 155, 164। ठीक, नरेशन आप लोग लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूं। बिंग एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। दूसरा, अब लाइबिलिटी की बात कर रहे थे। लाइबिलिटी में हमारे पास क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आउटपुट एसजीएसटी और क्रेडिटर्स। कितने कितने का है? 5,000, 1,800 और 38,200। टू कितना आ रहा है टोटल? 45,000। उसके बाद तीसरा, पेमेंट आने की। मैं पेमेंट आने की एंट्री पहले क्यों किया भैया? आदमी पेमेंट करने के पहले पैसे का जुगाड़ करेगा। आप अगर इधर पेमेंट कर दोगे ना तो थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाएगा, इसलिए मैं पैसा आने की एंट्री पहले कर रहा हूं, फिर जाने की एंट्री बाद में करूंगा। तो पहले आने की एंट्री कर लेते हैं। मशीन स्टॉक डेटर से कितना कितना पैसा है? 40, 30, 40। बैंक अकाउंट डेबिट टू 40, 30, 40 था ना, तो 40, 40, 80, 110। इसके बाद चौथा, अब पैसे के जाने की, क्रेडिटर रियलाइजेशन एक्सपेंस और आउटपुट एसजीएसटी 42,300 रुपए। तो यहां लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू 42,300। 42,300। टोटल कितनी एंट्रियां करनी है? 9, जिसमें से अपन कितनी कर लिए हैं? 4। अब पांचवें नंबर की जो एंट्री होगी ना, वो भाई ने इन्वेस्टमेंट लेके टेक ओवर करके रखा है, तो क्या एंट्री होगी उसकी? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कितने में लेके गया था उसको? छठवा। ये होने के बाद अब अपन क्या करेंगे? जो लॉस हुआ है उसको बांटेंगे। तो यहाँ पे एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नहीं पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिखोगे, इंडिविजुअल पार्टनर का नाम लिखोगे। एस कैपिटल अकाउंट कितना कितना था? 21,900, 14,600, 7,300। 14,600 तो 7,300। टोटल कितना था? चाल कहां से? 43,800। जो लॉस हुआ है उसको बांट दिए, तो 6 एंट्रियां हो गई। सातवें नंबर की एंट्री क्या करेंगे? रिजर्व बांटने की। तो एंट्री क्या? जनरल रिजर्व था ना,
टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल सीस कैपिटल। कितना कितना बटा है इनके बीच में? 900, 600 और ठीक है। 7 के बाद अब 8वें नंबर में काहे की एंट्री होगी? पार्टनर लोग जो पैसा लेके जा, नहीं बैंक वाले का पेमेंट कर दे, लोन वाले का पेमेंट कर देते पहले। एंट्री होगी एज लोन अकाउंट। पहले मैं नंबरिंग के हिसाब से क्या लिखा हूं, पहले बैंक वाला क्यों ना, तो पहले पार्टनर लोगों को निपटा देते हैं। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बैंक। कितना कितना पैसा दिवाया इन लोगों को? 29,000, 8,500, 13,000। 29,000, 8,500 और 13,000। तो 29,000 प्लस 8,500 कितना होता है? 50,500। अब लास्ट में एंट्री कर दो 9 नंबर पे, एज लोन अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट 20,000, 20,000। तो यहां पर आपको नरेशन लिखने हैं। तो मैं आप लोगों को शुरू से वही बोलना चाह रहा हूं कि जर्नल एंट्री में आपको कहीं 1 रुपए का भी दिमाग नहीं लगाना है। बस अगर आपको रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आता है, उसी का अपोजिट लेना है। क्लियर है? कैश अकाउंट को तो देखना ही नहीं है जर्नल एंट्री करने के लिए। सिर्फ किसको किसको देखना है? रियलाइजेशन उठाओ, रियलाइजेशन, और उसके बाद पार्टनर कैपिटल ले लो। पार्टनर का लोन है तो वो ले लो। हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अगर कोई कॉमन एंट्री है तो वो कॉमन एंट्री की 2 बार जर्नल एंट्री मत कर देना। जैसे यहाँ पे पार्टनर ने एसेट टेक ओवर किया था तो कॉमन एंट्री नहीं करेंगे। रियलाइजेशन के प्रॉफिट एंड लॉस की कॉमन एंट्री होती है, उसको नहीं करेंगे। जो अनकॉमन है उसकी करनी है, और जो कॉमन है सिर्फ उसकी एक ही बार एंट्री करोगे। क्योंकि यहां से देख के एंट्री कर लो चाहे यहां से देख के एंट्री कर लो, एक ही एंट्री होनी है, तो डबल मत कर देना। तो जर्नल एंट्री समझ में आ गया? अब जो छोटा मोटा डाउट था क्लियर हुआ? चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसके बाद मालूम है कौन सा रूल चालू होने वाला है? गार्नर वर्सेस मरे। सुने हो नाम? गार्नर वर्सेस मरे रूल। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में एक कॉन्सेप्ट और है गार्नर वर्सेस मरे का। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो किस तरीके से उनका निपटारा किया जाता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन वो सीखने के लिए पहले बेसिक क्वेश्चन तो समझो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ए बी सी। अब मैं ना जर्नल एंट्री के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वो है ना मोनोटोनस वर्क और क्लरिकल वर्क है, बोल सकते हैं, वहां दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3 पार्टनर है, वो लोग अपना प्रॉफिट लॉस इस तरीके से बांटते हैं। ऑन 31 मार्च 2023 द पोजीशन ऑफ द फर्म इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दिया हुआ है, कैश एट बैंक, स्टॉक, सन्ड्री डेटर के अंदर ये माइनस करके 28,000 बाहर। जेएलपी जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या है ये? प्लांट एंड मशीनरी, ये नया आइटम आ गया। अब क्या है मैं बताऊंगा। हाँ बताऊंगा। प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 87,400। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एज लोन अकाउंट, रिजर्व फंड, कैपिटल अकाउंट एबीसी का दिया हुआ है। द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन 1 अप्रैल 2023। फर्म जो है 1 अप्रैल 2023 को क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज टेकन ओवर बाय ए। इसको लेके जा रहा हूं बोलता है इस पॉलिसी को एट ₹10,000। ये था कितने का? 8,000 का, लेकिन ये इसको कितने में ले जाऊंगा? वो रहा 10। ठीक है, ले जाओ। स्टॉक रियलाइज्ड, स्टॉक को बेचने से कितना पैसा आ रहा है? 36। डेटर से कितना रुपए रियलाइज हो रहा है?
29। प्लांट एंड मशीनरी कितना रुपए रियलाइज हुआ? फेच्ड मतलब भी रियलाइज ही होता है ना, 72,000। वन बिल फॉर ₹1400 अंडर डिस्काउंट हैव बीन डिसऑनर्ड। इस क्वेश्चन में दूसरा नया कॉन्सेप्ट, वन बिल फॉर ₹1400 अंडर डिस्काउंट हैव बीन डिसऑनर्ड, मेक जर्नल एंट्री एंड क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। अब आपको यहां पे जर्नल एंट्री पास करने बोल रहा है और फर्म की बुक्स को क्लोज करने बोल रहे हैं, तो इससे क्या समझते हो? हाँ, अकाउंट बिना जर्नल एंट्री के बना ही नहीं सकते। अकाउंट बनाने आएगा तो जर्नल एंट्री आपसे इजीली बन जाएगी। चलो, ये क्या समझ रहे हो इससे? आप बता सकते हो अब्बास? हाँ, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, वन बिल फॉर ₹1400 अंडर डिस्काउंट हैव बीन डिसऑनर्ड। पहले इस लाइन का मतलब आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड मालूम है कि बोलना क्या चाह रहे हैं? आप एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में बोल दिए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, लेकिन किस तरीके से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बनी, बता सकते हो? ये एक प्रकार की कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, वो अनरिकॉर्डेड ही है लेकिन कॉन्टिंजेंट की है। तो समझना क्या है इसके पीछे का, मैं कहानी बता रहा हूं। तो इस क्वेश्चन में दो नए पॉइंट है। पहला कौन सा है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी, और दूसरा वन बिल फॉर ₹1400 अंडर डिस्काउंट हैव बीन डिसऑनर्ड। तो मैं पहले जेएलपी के बारे में बता दे रहा हूं। क्या होता है, जो पार्टनरशिप फर्म होती है ना, जो पार्टनरशिप फर्म होती है, वो फर्म जो है पार्टनर लोगों के नाम से कंबाइंड इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है। क्या लेती है? कंबाइंड इंश्योरेंस पॉलिसी, उसको जॉइंट लाइफ पॉलिसी बोलते हैं। तो ये कुछ नहीं होता, एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये पार्टनरशिप, इन लोग पार्टनर कब तक है? जब तक पार्टनरशिप फर्म है तभी तक पार्टनर है। अब जब पार्टनरशिप फर्म ही नहीं रहा तो उन लोग पार्टनर कहलाएंगे क्या? और जॉइंट लाइफ पॉलिसी किन्होंने करवाई थी? पार्टनर्स लोगों ने। अब उन लोग पार्टनर नहीं है तो इस पॉलिसी का कोई मतलब है? तो एक प्रकार का क्या है ये? इन्वेस्टमेंट। तो इसके अंदर जो पैसा जमा है ना हमारा 8,000 रुपए, वो क्या कर रहा है? तो इसका दो ऑप्शन है, या तो जेएलपी का पैसा आ जाएगा, एक एसेट के तरीके से इन्वेस्टमेंट बेच दोगे तो फर्म रख लेगी, दूसरा इसको कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है? ए ले जा रहा हूं बोलता है, ठीक है, 8,000 की चीज को कितने में ले जा रहे हैं? 10,000 में। तो जेएलपी को आप लोग कुछ मत समझना, मात्र एक प्रकार का क्या है, वो इन्वेस्टमेंट है। अब दूसरा आता है बात 14,100 रुपए वाला। ध्यान से सुनना क्या बोलना चाह रहा है वो। आप लोगों को पता है एक प्रोसेस बिल की डिस्काउंटिंग होती है। बिल की डिस्काउंटिंग सुने हो क्या होती है? आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का, क्लास 11th में, कि नहीं पढ़े हो? अभी हटा दिया सिलेबस से, आप लोगों के में था शायद। हाँ, आप लोगों के में था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सुनो क्या होता है, ध्यान से सुनना। मान लो एक पार्टी है ए और एक पार्टी है बी। मान लो ए ने बी को 5,000 रुपए का कुछ सामान क्रेडिट पर सेल किया है। ये ए है और ये कौन है? बी। ए ने बी को 5,000 रुपए का कुछ सामान किसमें की सेल किया है? क्रेडिट पर। अब ए बोलता है बी को कि आप कितने दिन में पैसा लौटाओगे? तो बी बोलता है ठीक है, मैं 2 महीने के बाद लौटाऊंगा पैसा। तो ए ने बोला ठीक है, आप इस चीज को लिख कर एक कागज में दे दो कि, अब ये बी भी बोलता है ठीक है, मैं कागज में लिख के दे देता हूं आपको। तो ये कागज में बी ने लिखा, एक कागज में बी ने लिखा कि मेरा नाम बी है, ठीक है, मैं ए से इतने रुपए का कपड़ा उधारी लिया हूं, इस तारीख को उधारी लिया हूं, और इसका जो 5,000 रुपए बनता है मैं 2 महीने के बाद इसका पेमेंट करूंगा, और यहां पे अपनी साइन मार दिया। ये कागज किसने लिखा? बी ने लिखा, और इसकी एक कॉपी अपने पास रखा और एक कॉपी किसको दे दिया? ए को दे दिया। तो ये कितने दिन की उधारी दे के रखा है ए ने बी को? 2 महीने की। मतलब ए को कितने महीने रुकना पड़ेगा? अभी 2 महीने तक रुके रहना पड़ेगा 5,000 रुपए के लिए। अब अभी तत्काल में ए को जरूरत पड़ गई पैसे की, तत्काल में ए को पैसे की जरूरत पड़ गई, तो ए क्या करेगा? अब 2 महीने तक रुके रहेगा? ए क्या करेगा? अपने बैंक के पास जाएगा
ये क्या करेगा, अपनी बैंक के पास जाएगा यानी बिल लेके, और बैंक में बिल जमा कर देगा ले जाके। तो बिल बैंक देखेगी बिल को, ठीक है इससे इसका 5,000 रुपए है, तो ये बैंक क्या करेगी, इस 5,000 रुपए में से कुछ अपना बैंक का चार्जेस काट लेगी, मान लो 100 रुपए चार्जेस काट ली, और बचता कितना रुपए है, 4,900 रुपए, ये किसको पे कर देगी, ए को पे कर देगी अभी तत्काल में। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग कराना। इसको क्या बुलाते हैं, बोलते हैं डिस्काउंटिंग कराना। जैसे आपने किसी को कुछ उधारी दिया और सामने वाले ने उसके बदले आपको कोई बिल दे के गया है, ये जो है ना बिल बोलते हैं इसको, बिल, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। तो यहां पर ये जो बिल है, अब ए को अब आज की तत्काल जरूरत पड़ गई, आज के आज, अब 2 महीने तक तो रुके नहीं रहेगा ये, तो ये क्या करेगा, बिल लेके बैंक के पास जाएगा, बैंक को बोलेगा बिल रखो, बैंक वाला बिल रख के आपको क्या कर देगा, उतना पैसा दे देगा। तो बिल को एज अ सिक्योरिटी रखेगा, और एक प्रकार का एक इसने क्या दे दिया, लोन दे दिया। अब जैसे ही 2 महीना पूरा होगा ना, जैसे ही 2 महीना पूरा होगा, बैंक वाला जाएगा किसके पास, बी के पास, और वो 5,000 रुपए कहां से वसूलेगा, बी से वसूलेगा। उधारी किसको दिया था बैंक वाला, ए को, लेकिन वसूलेगा किससे, बी से। अब बैंक का एक आदमी गया 2 महीने के बाद उधारी लेने, बी के पास गया, बी बोल दिया जो उखाड़ना उखाड़ ले, नहीं दूंगा पैसा। मेरा बोलने का मतलब ये फिर क्या हो गया, वापस आ गया। मतलब इसकी अगर इज्जत हो गई रहती, इज्जत कब होती, जब भी उसको इज्जत से बैठाता, 5,000 रुपए देता, लो लेके जाओ, तो उसको ऑनर्ड बोलते। लेकिन यहाँ पे गाली गलौज करके भगा दिया, तो मतलब क्या हुआ, डिसऑनर हो गया, मतलब वो बैंक को पैसा नहीं मिला। तो अब बैंक वाला क्या, वो कागज को रखे रहेगा, फ्रेम करा के टंगाएगा नहीं, अब उसका पैसा किससे मांगेगा, ए से मांगेगा। तो इसको बोलते हैं, तो इसके ऊपर मतलब जबरदस्ती इसके ऊपर एक लायबिलिटी आ गई कि नहीं। तो एक प्रकार की, जब अगर मान लो पैसा दे देता तो लायबिलिटी नहीं आती, लेकिन ये पैसा नहीं दिया तो लायबिलिटी आई। तो इस तरीके की लायबिलिटी को बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। तो ऐसी लायबिलिटी को बैलेंस शीट में दिखाते नहीं है, ऐसी लायबिलिटी को बैलेंस शीट पे नहीं दिखाते, क्योंकि एक फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर ये दे देता तो लायबिलिटी नहीं आती, नहीं देगा तो लायबिलिटी आएगी। तो ऐसी लायबिलिटी कंफर्म्ड नहीं होती है जब तक वो इवेंट नहीं होगा। तो ये लायबिलिटी ए के ऊपर आ गई, तो ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, तो इसका बाद में पेमेंट करना पड़ेगा, किसको, ए को। क्लियर है मेरी बात। तो ये 1,400 रुपए का समझना क्या बोल रहा है, वन बिल ऑफ रुपीज 1,400 रुपए अंडर डिस्काउंट, अंडर डिस्काउंट मतलब बैंक से कटवा के लाया था, हैव बीन डिसऑनर्ड। तो एक प्रकार की कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, तो उसका वही ट्रीटमेंट होगा जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का होता है। क्लियर है। तो 2 कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में नए थे जो मेरे को आप लोगों को बताना था। हाँ, कौन से अकाउंट में होगा, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट से पेमेंट करेंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के जैसा। चलो बनाए क्वेश्चन। तो वही सब काम करना है अपने को, चारों अकाउंट बनाने हैं। पहला अकाउंट कौन सा बनेगा, रियल। अब मैं जर्नल एंट्री नहीं पास करूंगा ना भाई, पहले बता रहा हूं, क्योंकि जर्नल एंट्री में कुछ बताने लायक नहीं है। उसके बाद क्या बनेंगे, उसके बाद क्या बनेगा, एक का लोन अकाउंट, ये तो 2 लाइन का छोटा सा बनता है।
इस क्वेश्चन में कैश अकाउंट बनेगा कि बैंक अकाउंट बनेगा? क्या लिखा है? कैश एट बैंक लिखा है कि क्या लिखा है? क्या लिखा है क्वेश्चन में? कैश एट बैंक लिखा है तो बैंक अकाउंट बनेगा। पार्टनर लोगों का नाम एबीसी है ना इसमें भी? लोन किसका था? ए का? चलो बैलेंस शीट खाली करते हैं। सबसे पहले एसेट साइड में कैश उठा लो, कितना? 7,000। ये जाएगा आपका बैंक अकाउंट में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद स्टॉक कितने का था? स्टॉक 39,000। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स सन्ड्री डेटर कितने का? 30,000। और बाय प्रोविजन कितने का था? 2,000 का था। उसके बाद जॉइंट लाइफ पॉलिसी जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की है? 8,000। और टू प्लांट एंड मशीनरी 87,400। और यहां पर आएगा बाय क्रेडिटर्स 30,800। उसके बाद बिल्स पेबल कितने का है? 7,200। उसके बाद ए का लोन का अकाउंट 20,000 ले लेंगे यहाँ पे। बाय बैलेंस बीडी 20,000। उसके बाद रिजर्व फंड क्या करते हैं? रिजर्व फंड को पता है ना? 24,000 है तो 24,000 को 3:2:1 के रेशियो में बांटोगे तो कितना आएगा? 12,000। 12,000 के बाद 8,000 और 6,000। 6,000 आएगा कि 4,000 आएगा? ठीक है। उसके बाद कैपिटल ले लो 40, 32 और 16। चलो अब अपन रियलाइजेशन का काम करते हैं। बैलेंस शीट खाली हो गई, कुछ बचा है बैलेंस शीट में? नहीं। द फर्म वाज डिसॉल्व, जेएलपी को ए ले जा रहा है, बोलता है ठीक है ले जा भाई। बाय एज कैपिटल अकाउंट कितने रुपए में ले जा रहे हैं? 10,000 में ले जा रहे हैं। उसके बाद स्टॉक से कितना रुपए वसूलाया? बाय बैंक। उसके डेटर्स 29,000। प्लांट एंड मशीनरी से कितना पैसा आ रहा है? 72,000। और कोई एसेट बची है रियलाइज करने लायक? स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, इसका तो करते नहीं है, जेएलपी ले गया, ठीक है। अब टू कैश, सॉरी टू बैंक। कौन कौन सी लाइबिलिटी का पेमेंट करना पड़ रहा है? इस क्वेश्चन में एक चीज देखोगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम की कोई चीज है क्या? नहीं है। तो लाइबिलिटी का पेमेंट करो। लाइबिलिटी का पेमेंट जब करोगे तो यहाँ पे क्रेडिटर को कितना पेमेंट कर रहे हैं बताओ? क्या लिखा है? क्रेडिटर को कितना पेमेंट कर रहे हैं? कुछ नहीं लिखा है। बिल्स पेबल को कितना पेमेंट कर रहे हैं? कुछ नहीं लिखा है। सिर्फ किसके बारे में बता रहे हैं? अच्छा, ए के लोन का पेमेंट कर रहे हैं वो भी नहीं बता रहे हैं। तो भाई अगर कोई लाइबिलिटी ऐसी है जिसके पेमेंट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा ये मानते हैं कि जितना पैसा देना है उतना ही पूरा दिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो, बैंक में लिखना स्टॉक नहीं, यहाँ पर लिखोगे क्रेडिटर कितना देना पड़ा? क्रेडिटर का
200। और एक क्या था, बिल डिसऑनर्ड। बिल डिसऑनर्ड का कितना रुपए लेना है, 1400। तो कितना होगा, 39,400 आएगा टोटल। टोटल कितना आ रहा है, 39,400। चलो और कुछ लेने लायक है भाई इसमें, सारी लाइबिलिटी निपट गई। एक आ तो लास्ट में पेमेंट करेंगे, रिजर्व भी बांट दिए, ठीक है। चलो इसको बंद करो अब, रियलाइजेशन अकाउंट को। किधर का टोटल है वो, क्या आया है, 20 20 फिर, ठीक है। और इधर का टोटल कितना आ रहा है बताओ, इसका टोटल कितना आएगा बाहर, पहले वो निकाल लो। मैं टोटल नहीं निकाला था, टोटल लगा लो पहले। हाँ इसका कितना आ रहा है टोटल, 36, 72 और 29, 1,37,000। अब सबको जोड़ो। हाँ किसका, सबको जोड़ोगे तो 187 इधर का आ रहा है, तो इधर का 20,4400 आ रहा है। यहां लिखोगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी और सी, 17,000, ठीक है। 17,400 को 3:2:1 के रेशो में बांट दो। 8,700 पहले वाले का, 5,800 लास्ट, ठीक है। तो चलो अब अपन इसको कंप्लीट करते, रिजर्व बांट दिए हैं। ये पार्टनर ने जो जेएलपी लेके रखा हुआ है उसको अपन दे देते हैं। यहां लिखोगे 2, कौन लेके जा रहा है, ए लेके गया बोल रहा है ना, 10,000 एक में डालो। लॉस जो हुआ है फर्म को, उसको क्या करेंगे, कितना, 8,700, 5,800 और 2,900। और कुछ आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, और कुछ आने लायक चीज है ही नहीं, लॉस बांट दिए बस। अब अपन क्या करते हैं, टोटल मारते हैं। तो 16,420, देखो यहां पर ध्यान से, इधर का टोटल कितना आ रहा है 16,420 और इधर का टोटल कितना है 2,900। तो यहां पर लिखोगे 20,000, यहां लिखोगे 20,000, यहां लिखोगे टू बैंक, कितना आएगा 17,100, इसको देना पड़ेगा 32 और ये टोटल 40,000 हो रहा है टोटल। 40,000 माइनस 5,800 करो तो कितना आएगा 34,200। इधर का टोटल आता है 52,000, 52,000 माइनस 10,000 42,000, 42 माइनस 8,700 कितना होगा, ये आ गया। अब इसको भी निपटा दो टू बैंक बोल के। ठीक है, अब कहां कहां से पैसा आया, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट कौन आ रहे भाई अभी, टू रियलाइजेशन अकाउंट
कितना पैसा, 1,37,000 आया। बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना पैसा गया, 39,400। और कुछ पैसा आया गया क्या इसमें, नहीं, दो ही था ना, ये आया है पैसा, नहीं सॉरी, ये पैसा आया है और ये गया है। उसके बाद ये पार्टनर लोगों को कितना दिया और लोन का कितना दिया, पार्टनर लोगों को कितना दे रहे, ए बाय बीस कैपिटल बाय सीस कैपिटल, कितना कितना है, 33,300, 34,200, 17,100। उसके बाद लिखोगे बाय $7,000 और 1,37,000 कितना होता है, 1,44,000। इधर का टोटल कितना आ रहा है बोलो, हाँ, 144,000। अब आप लोगों को मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको देख के आप लोग जर्नल एंट्री बना लेना, बन जाएगा। किसी को कोई डाउट, चलो एक लास्ट क्वेश्चन, ये आप लोग बना लिए थे वैसे तो, लेकिन मैं करवा दे रहा हूँ इसको भी। हाँ, तो मैं आप लोगों को 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसकी आप जर्नल एंट्री कर लो कंप्लीट, ठीक है। तो मैं पानी पी लेता हूँ तब तक, फिर मैं आप लोगों को वाला भी बता दे रहा हूँ। हो गया।
प्रोविजन की एंट्री ट्रांसफर करने की बस होगी ना। हाँ, पिछले वाले में भी तो किए थे, देखो ऐसे करके, ये देखो एंट्री नंबर 2 देखो, ट्रांसफर बस करने की एंट्री होगी। चलो एक काम करो, उसको आप लोग होमवर्क रख लो, ये क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आप लोगों को। देखो क्वेश्चन, भरत, दिलीप एंड जयंत, 3 पार्टनर है, भरत, दिलीप और जयंत, आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। इस रेशियो में बांटते हैं। देयर बैलेंस शीट ऑन 31st of March 2023 एज फॉलोज। कैश, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, कंप्यूटर, प्लांट, ये 5 एसेट्स है। क्रेडिटर, रिजर्व फंड, भरत, दिलीप, जयंत का कैपिटल है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। द फॉलोइंग आर द अमाउंट रियलाइज्ड। प्लांट है 42,500 रुपए, प्लांट बेचे तो कितना पैसा आया 42,500। कंप्यूटर बेचे तो कितना पैसा आया 7,500। स्टॉक बेचे तो कितना पैसा आया 35,000। और सन्ड्री डेटर से कितना वसूल आया इतना। और कैश तो ऑलरेडी वसूलाया हुआ ही रहता है। क्रेडिटर आर अलाउड 2% डिस्काउंट। क्रेडिटर लोग को हमको कितना रुपए देना था 20,000 देना था, लेकिन जब पेमेंट देने गए तो 2% हमसे कम लिए, तो 20,000 का 2% होता है 400 रुपए। तो उनको देना था 20,000, लेकिन दिए हम कितना 19,600 रुपए दिए, 400 रुपए डिस्काउंट कर दिया वो। भरत हैज एग्रीड, जो भरत है ना, भरत हैज एग्रीड टू बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंस। भरत बोलता है जितना भी रियलाइजेशन एक्सपेंस होगा सब मैं बियर करूंगा बोलता है। तो सब लोग खुश हो गए, दिलीप, जयंत लोग, इन लोग खुश हो गए, भरत पूरा खर्चा उठाऊंगा बोल रहा है। जिसके लिए वो जो सर्विस कर रहा है तो उसके लिए बोले ठीक है तेरे को हम फर्म से, तू पूरा खर्चा उठा रहा है ना, ठीक है, लेकिन तेरे को हम लोग फर्म से कितना रुपए देंगे, बोले 600 रुपए। ठीक है, लेकिन एक्चुअली भरत को कितना खर्चा हो गया 950। तो भरत को फर्म कितना दे रही है 600, और भरत का एक्चुअली कितना हो गया 350 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, 950 रुपए खर्चा हुआ। तो 950 का आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो भरत के एंड पे हुआ है। मान लो भरत के एंड पे अगर 200 रुपए भी खर्चा होता और फर्म से उसको कितना मिलता 600, तो ऊपर का 400 भरत अंदर कर लेता, मतलब वापस नहीं देता फर्म को। तो यहां पर खर्चा ज्यादा हो गया है तो भी फर्म से रिकवर नहीं करेगा, क्योंकि भरत को स्टार्टिंग में ही बोल दिए थे कि तेरे को फर्म से कितना रुपए दिलवा देंगे हम लोग 600 रुपए दिलवा देंगे। ठीक, देयर इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ ₹2500। एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी 2500, जो बैलेंस शीट में नहीं दिख रही है, 2500 रुपए की थी, लेकिन उसको दिलीप कितने रुपए में लेके जा रहा है 2000। तो 2500 का कुछ नहीं करेंगे, किसका करेंगे 2000, जितने में टेक ओवर करा दे रहा है उतने में लेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन का रियलाइजेशन अकाउंट बना दे रहा हूं, देखो। सबसे पहले तो बैलेंस शीट खाली करनी पड़ती है। रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट आता नहीं है, यहां लिखोगे 2 सन्ड्री डेटर्स, 2 स्टॉक, 2 कंप्यूटर, 2 प्लांट। तो सन्ड्री डेटर लोगे कितना 20,000, स्टॉक लोगे कितना 25,000, कंप्यूटर कितना है 10,000, और प्लांट कितना है 45,000। ये ले लिए। लाइबिलिटी में क्या क्या लेंगे, क्रेडिटर बस लेंगे। क्रेडिटर कितने का है 20,000 का। हो गया, पूरा एसेट और लाइबिलिटी उठा लिए। अभी कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे ना, और अपन आगे का नहीं बना रहे कुछ भी, सिर्फ मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनवा रहा हूं। अब कौन कौन सी एसेट से कितना कितना पैसा वसूला है, तो बाय लिखेंगे। अब कैश लिखूं कि बैंक लिखूं, यहां पे लिखेंगे प्लांट, जिस सीक्वेंस में दिया उसी सीक्वेंस में लिख लो। प्लांट का कितना आया
प्लांट के बाद क्या है? कंप्यूटर 7,500। स्टॉक एक मिनट, स्टॉक कितना है? 35,000। और सन्ड्री डेटर्स 18,500। टोटल मारो कितना आ रहा है इसका? एक लाख 3,500 आ रहा है क्या टोटल? उसके बाद यहाँ पे टू क्रेडिटर्स, सॉरी टू कैश, 20,000 रुपये देना है क्रेडिटर को, -400 करोगे, 2% कम दे रहे ना पेमेंट। नहीं तो यहाँ पर 2 ठोक लिखना पड़ेगा क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंस भी है ना। नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ तो पार्टनर को दे रहे ना वो पैसा, तो टू कैश आएगा 20,000, 20,000 -400 कितना आएगा? 19,600। और यहाँ पे टू, कौन खर्चा उठाऊंगा बोले? भरत। ₹600। कितना आ रहा है टोटल? इधर 1,23,500 और इधर का टोटल कितना आ रहा है बोलो? इधर का टोटल आ रहा है 123,500। और इधर का टोटल कितना आ रहा है? 120,200। तो ज्यादा किधर का? 123,500। कितना आ रहा है? 3,300 डिफरेंस आ रहा है। तो यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, भरत, दिलीप और जयंत। कितने का डिफरेंस है? कुछ गलत है क्या? प्लस माइनस में कोई गलती तो नहीं हो गई? चेक कर लो। 3,300 को 2:2:1 के रेशो में बांटना है। तेरह सौ बीस और लास्ट वाला 660। ठीक। अब आप लोग वो बना सकते हो आगे का कैपिटल अकाउंट और वो। ठीक, अभी कंप्लीट कर लो। हाँ, कितना आया है? तो इसमें प्लस माइनस में कोई गलती हुई है मेरे को ऐसा लग रहा है। एक मिनट, एक गलती हुई है ना। 200 रुपए 2,000 का डिफरेंस आ रहा है ना, वो एक अनरिकॉर्डेड एसेट वाला पर नहीं लिए है ना। रुक जाओ, वो ले लेता हूँ। एक एंट्री छुटी हुई है, कैलकुलेशन सही है, एंट्री एक छुटी हुई है, वो ले लेता हूं। एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, उसको एक पार्टनर ले जाऊंगा बोल रहा है, तो क्या एंट्री करोगे? यहां करोगे एंट्री उसकी बाय, कौन ले जाऊंगा बोल रहा है? दिलीप ले जाऊंगा बाय बोल रहा है, तो बाय दिलीप। बाय दिलीप कितने रुपए में ले जाऊंगा बोल रहे हैं? 2,000। यहां पर 125,500 आएगा। ठीक है, वो एक एंट्री छूट गई थी लास्ट में थी करके, तो
तो यहां पर है ना, ये 5300 हो जाएगा। अब 5300 को 2:2:1 में बांटो। हाँ, 2120 और 1060, ये बन गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट। अब आप लोग कैपिटल अकाउंट वगैरह कंप्लीट कर लो, ठीक है। इसमें लोन अकाउंट वगैरह बनेगा क्या? है ही नहीं लोन, तो कहां से बनेगा? कैपिटल अकाउंट बनाओगे और कैश अकाउंट बनाओगे। तो पिछली क्लास में जो मैंने 4 क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे वो पूरे मैंने डिस्कस कर लिए, जर्नल एंट्री भी समझा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा गार्नर वर्सेस मरे, ठीक है। और एक और है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसको बोलते हैं जीआरपीडी। सुने हो जीआरपीडी? नहीं सुनो ना, ठीक है। उसको बोलते हैं ग्रेजुअल रियलाइजेशन एंड पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। वो डिसोल्यूशन टॉपिक का ही है। ग्रेजुअल रियलाइजेशन एंड पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, जीआरपीडी। क्या होता है वो टॉपिक सुनो। एक फर्म बंद हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, प्रैक्टिकली सोचना तो ये क्या सारी एसेट एक ही दिन में बिक गई होगी और सारी लायबिलिटी का एक ही दिन में पेमेंट हो गया होगा, कि अलग अलग दिन में हुआ होगा? आज बिल्डिंग बिकी तो 15 दिन बाद फर्नीचर बिका, तो 20 दिन बाद एसेट कोई और दूसरी एसेट बिकी। सोच के देखो, ये काम एक ही दिन की बात नहीं होती है, ये एक एक अलग अलग दिन में होता है। तो ग्रेजुअल रियलाइजेशन मतलब बैलेंस शीट के अंदर जितनी एसेट दिख रही है ना, वो एक एक करके अलग अलग डेट दिया रहेगा कि आपका बिल्डिंग इस तारीख को बिका, ठीक है, उसके बाद मशीनरी इस तारीख को बिका, फर्नीचर इस तारीख को बिका। तो जिस जिस डेट में जैसे जैसे पैसा आते जा रहा है वैसे वैसे अपने को पार्टनर लोगों को बांटना है। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट बनता है, जीआरपीडी का स्टेटमेंट, उसमें स्टेप बाय स्टेप डेट वाइज अपने को बांटते जाना। तो वो उसका पेपर में है ना बहुत लिमिटेड 1-2 बार क्वेश्चन आया है, बाकी आया नहीं है हमेशा। तो मैं पहले तो गार्नर वर्सेस मरे कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं सोचूंगा वो कराना है कि नहीं जीआरपीडी, ठीक है। फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा।